गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर संसाधन एवं विकास। हमारे इससे आगे के पार्ट में 10 क्वेश्चन हो गए थे। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समाज विज्ञान से संबंधित इसमें पूरा मटेरियल दिया जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, संसाधन से क्या आशा है। संसाधन से क्या आशा है, 11वें नंबर का प्रश्न हमारा। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिक उपलब्ध है, एक संसाधन है। तो वही अभी हम आपको इससे पहले भी बता रहे थे, संसाधन में वह प्रत्येक वस्तु आती है जो हमारे भविष्य के लिए उपयोगी हो सकती है, हमारी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। तो वो क्या हो जाएगी, संसाधन। और संसाधन अब दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। इस चीज़ को आप पढ़े थे, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर, पवन ऊर्जा, जल, वन। मतलब आप एक चीज़ को, नवीकरण संसाधन को आप ऐसे याद रख सकते हैं जो हमें प्राकृतिक से मिला है, ठीक है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक क्रिया द्वारा हम फिर से बनाया जा सकता है या उसको फिर से लाया जा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे नवीकरण संसाधन। नवीकरणीय संसाधन देखो, सौर, पवन, पवन ऊर्जा, जल, वन। हमें इसमें 4 चीज़ याद रखना है, सौर, पवन ऊर्जा, जल और वन। आप इसमें 4 चीज़ याद रखेंगे, सौर, पवन, जल और वन। अनवीकरणीय संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग गए हैं। इनमें से कुछ संसाधन, कुछ ऐसे धातुएं हैं पुनः चक्रीय है, और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, वे एक बार प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। तो अब अनवीकरणीय युग संसाधन में पेट्रोल, डीजल, ये याद रख सकते हैं। ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें लंबे लाखों वर्षों, मतलब इनको बनाने में लाखों वर्ष लग गए हैं। और ये जीवाश्म ईंधन, खनिज, हाँ, भूवैज्ञानिक के मतलब बहुत लंबे समय के बाद इनको हमने पाया है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन जब नष्ट हुए तब जाके इनकी हमें प्राप्ति हुई है। तो आप सबसे पहले संसाधन नवीकरणीय, अनवीकरणीय, नवीकरणीय में क्या आ जाएंगे, जिसको हमें प्रकृति ने दिया है, हम थोड़ा सा उसमें रासायनिक, यांत्रिक परिवर्तन से उनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पवन, जल ऊर्जा हो गई, वन ऊर्जा हो गई। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर अनवीकरणीय संसाधन में क्या हो जाएंगे, अनवीकरणीय संसाधन में पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ को हम याद रख सकते हैं। अब लेटराइट मृदा की कोई 4 विशेषता बताइए। देखिए बेटा, यहाँ ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मृदा से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। या लेटराइट का आ जाएगा, या जलोढ़ मृदा का आ जाएगा, पांघर खादर आ जाएगा, ठीक है। आपको मृदा से एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अहम मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, लेटराइट मृदा, ठीक है। लेटराइट मृदा सबसे पहले हम यहाँ ये याद रखेंगे कि अम्लीय प्रकृति होती है, मतलब लेटराइट के लिए अम्लीय प्रकृति। फिर अधिक तापमान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। मतलब हम इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जहाँ तापमान अधिक होगा और जहाँ वर्षा भी अधिक होगी, वहाँ पे इसका निर्माण होगा। तीसरा नंबर है, अधिक वर्षा से निचलन का परिणाम है, हुमस की मात्रा कम पाई जाती है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पाई जाती है। मतलब हम लेटराइट मृदा की बात करें तो ये महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों के हम नाम याद कर सकते हैं। हमको 3 पॉइंट याद करने में कोई दिक्कत नहीं। अम्लीय होती है, दूसरा अधिक तापमान, अधिक वर्षा, दूसरा देखो अम्लीय फर्स्ट नंबर, दूसरा अधिक तापमान, अधिक वर्षा, चौथा नंबर महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तीसरा नंबर महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, चौथा नंबर मतलब अधिक वर्षा से निचलन का परिणाम है, बस अधिक वर्षा के निचलन से परिणाम है। तो हम 4 इसकी विशेषता याद हो गई हमें। सबसे पहले अम्लीय होती है, नंबर दूसरा अधिक तापमान, अधिक वर्षा, नंबर चौथा पे हम पहले याद कर लेते हैं महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फिर इसके बाद तीसरा में हम याद कर लेंगे अधिक वर्षा के निचलन का परिणाम है। हमको 4 पॉइंट ईजिली याद होगा। अब मरुस्थलीय मृदा की कुछ 4 विशेषताएँ। अब मरुस्थलीय मृदा
कहाँ पे पाई जाएगी? राजस्थान में, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान है। तो आपको बस कुछ नहीं, राजस्थान को दिमाग में लाना है कि राजस्थान का थोड़ा थोड़ा इमेज क्रिएट करना, तो आप डेफिनेटली इसको आप राइट कर सकते हैं। जैसे कि यह मृदा का रंग लाल एवं भूरा होता है, एक हो गया। यह रेतीली होगी, मरुस्थल में सबसे ज़्यादा क्या होगी? गर्मी होती, तो यहाँ पे क्या? रेत अधिक पाई जाती है। ये रेतीली और लवणी होगी। सबसे पहला रंग इसका कैसा हो जाएगा? लाल एवं भूरा, और रेतीली होगी। नंबर तीसरा, शुष्क जलवायु के कारण जल बसवन की क्रिया अधिक होती है, तो यहाँ पे जलवायु कैसी होगी? शुष्क होगी। फिर राजस्थान के पश्चिमी भागों में यह मृदा अधिक पाई जाती है, तो आप इतना भी लिखेंगे कि राजस्थान में यह मृदा पाई जाती है तो भी इससे चलेगा, पश्चिम भाग लिखते तो भी चलेगा। तो हमें 4 पॉइंट बहुत ईजिली याद हो गए हैं। सबसे पहले इसका रंग भूरा होता है, रेतीली होती है, राजस्थान में पाई जाती है, और शुष्क जलवायु। 4 पॉइंट ईजिली याद हो गए, हमें 4 शब्द याद रखना है। रंग कैसा होता है? भूरा होता है, रेतीली, शुष्क जलवायु, और राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। 4 हो गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारी है जलोढ़ मृदा। आपको पता है जलोढ़ मृदा बांगर खादर में भी अंतर आता है, तो जो पुरानी मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर मृदा, और नए वाली को खादर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मृदा की विशेषता। तो यह सबसे अधिक उपजाऊ और अधिक विस्तार वाली है, मतलब जलोढ़ मृदा है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़। इसके 2 प्रकार, बांगर, खादर। इसको इसी के साथ रिलेट करके हम याद करते चलेंगे। यह मृदा देश के उत्तरी मैदान तथा तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। इस मृदा में पेड़ पौधे का गला सड़ा अंश काफ़ी मात्रा में मिलता है। मतलब कि आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि देखो, पेड़ पौधे का गला सड़ा अंश, हुमस की काफ़ी मात्रा होगी। आपने देखी होंगी खाद, जो जैविक खाद जो घर पर बनती है उसको, तो ये अधिक उपजाऊ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे सड़ा गला अंश, तो उसमें भी हुमस पैदा कर रही है। इसलिए चूना का अंश भी जलोढ़ मृदा में काफ़ी मिलता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नई जलोढ़ मृदा को खादर। देखो आपको इससे 2 पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं, तो पुरानी वाली बांगर, नई वाली खादर। हमारे पास कितनी? 2 लाइन बन गई। तीसरी लाइन क्या हो जाएगी? ये अधिक उपजाऊ होती है। चौथी लाइन क्या हो जाएगी कि ये जो है सड़ा गला पदार्थ या अंश में इसकी मात्रा काफ़ी होती है, इसलिए ये उपजाऊ होती है। ये हो गया। फिर मृदा उत्तरी मैदान के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये हो गया। डेफिनेटली हम ईजिली इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन डेफिनेटली IMP है, इसको आप याद रखेंगे, वेरी IMP है। एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। हम इसको बहुत ईजिली तरीके से पढ़ सकते हैं। आप इसके एक एक दो शब्द को याद रखेंगे दिमाग में, तो हम इसको बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। एजेंडा एक घोषणा है। सबसे पहले क्या है एजेंडा? एक घोषणा है। एक शब्द याद रखेंगे, घोषणा है। फिर उसके बाद में जिसे 1992 के ब्राज़ील के रियो डी से है। दूसरी बात क्या हो गई? 1992। तीसरी बात क्या हो गई? ब्राज़ील के शहर, कौन सा शहर था? रियो डी जेनेरो में। फिर वहाँ पे क्या हुई थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNSCD के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष से स्वीकृत किया गया। सबसे पहले एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 की बात आई तो एजेंडा क्या है? एक घोषणा है। सबसे पहले हम क्या रखेंगे? घोषणा है, तो यहाँ पे एक घोषणा हो गई। फिर उसके बाद में 1992। फिर उसके बाद में रियो डी, और कहाँ का था? ब्राज़ील का था। ठीक है, ब्राज़ील का था। तो संयुक्त राष्ट्र, इतने शब्द याद हो गए हमको, तो ये एजेंडा 21 हमारा निकल के आ जाएगा। सबसे पहले एजेंडा क्या है? घोषणा है। फिर 1992 में ब्राज़ील के रियो शहर में इसको आयोजित किया गया है। और ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। और एजेंडा 21 के अब उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले आपको एजेंडा 21 क्लियर हो गया ना? एक घोषणा है। 1992 के रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील के शहर था ये, उसमें इसको आयोजित किया गया था, एक सम्मेलन था। बस यहाँ से आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। अब इसके हम उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य हो जाएंगे इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। अभी हमने पढ़े थे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या था? सतत पोषणीय विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, अपनी आवश्यकता को पूरा करना और भविष्य के लिए भी बचा के रखना, वो क्या हो जाएगा हमारा? सतत पोषणीय विकास। तो इसका उद्देश्य है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। एजेंडा 21 का पहला उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, हमें इतना शब्द याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, यह एक कार्यसूची है। दूसरा शब्द क्या कर लेंगे हम यहाँ? कार्यसूची।
पहला है सतत पोषणीय विकास, इस सतत पोषणीय विकास हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा कार्यसूची, कार्यसूची हो गया। फिर उसके बाद पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरण क्षति निर्धनता से रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ये बहुत ईजी हम याद कर सकते हैं कि एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था कि स्थानीय लोग अपना खुद एक एजेंडा 21 तैयार रखें। इससे क्या होगा, स्थानीय लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो बता पाएंगे या कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपको याद हो गया होगा कि एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 के लिए हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, एक घोषणा याद रखना है। एक घोषणा होगी, फिर उसके बाद 1992 हो गया, फिर उसके ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो हो गया, फिर सम्मेलन हो गया, ठीक है, सम्मेलन था। और फिर उसके बाद में सतत पोषणीय विकास, फिर उसके बाद में हम क्या याद रख लेंगे, कार्यसूची। और कार्यसूची के बाद में हम ये याद रख लेंगे कि स्थानीय लोग अपना एजेंडा तैयार रखें। स्थानीय जो है, स्थानीय जनता वो एजेंडा अपना 21 तैयार रखें। ये हमारा एजेंडा 21 याद हो गया, डेफिनेटली ईजिली शब्दों में याद हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगर खादर। तो इसको तो हम वैसे ही ईजिली याद रख सकते हैं, बार बार इसको हम पढ़ते जाते हैं तो वैसे याद है। बांगर मृदा पुरानी जलोढ़, ये पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे हम, बांगर। एक क्या हो जाएगी हमारी, बांगर, ठीक है। और नई वाली क्या हो जाएगी हमारी, नई वाली हो जाएगी खादर। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, खादर, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा बांगर और खादर मृदा में 4 अंतर पूछ लिया है, ठीक है। तो बांगर और खादर मृदा के 4 अंतर तो है वृत्त मैदानों के पुराने जलोढ़। तो हमको ये पता है कि जो बांगर मृदा है तो वो पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं, तो यहाँ से पुरानी मृदा याद हो गई। फिर दूसरा, यह मैदान वह उच्च भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं पहुंच पाता है। मतलब यह ऊंचा भाग में, मतलब सबसे पहले याद रखेंगे पुरानी, फिर ऊंचा भाग में, अब ऊंचा भाग में नदियों का जल नहीं पहुंच पाएगा। इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। इसमें क्या होगी, सबसे ज़्यादा कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। जैसे हमने जलोढ़ मृदा में पढ़े थे, तो जलोढ़ मृदा में क्या था, चूना था, उसका ही रूप है ये। हाँ, यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा, हमने पढ़े थे जलोढ़ मृदा या उपजाऊ मृदा है, पर ये यदि हम बांगर की बात करें तो कम उपजाऊ है और इसमें कहीं कहीं अम्लता पाई जाती है। तो बांगर मतलब ये पुरानी मृदा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए ही कम उपजाऊ है। अब हम पढ़ते हैं खादर। खादर मतलब नई जलोढ़ मृदा। ये क्या हो जाएगी, नई जलोढ़ मृदा। इसको हम नई जलोढ़, ये बेटा डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर नवीन तलछट द्वारा निर्मित भूभाग को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। यहाँ जलोढ़ मृदा का वह निचला भाग है जहाँ नदियों के बाढ़ का जल पहुँच पाता। अब यहाँ पे देखो, अब एक को याद कर लोगे तो दूसरा डेफिनेटली याद हो जाएगा। देखो, पुरानी पे नहीं पहुँच रहा बाढ़ का पानी, पर खादर में पानी पहुँच रहा है, ठीक है। हाँ, और हम खादर का सबसे पहला पॉइंट ये याद रख सकते हैं, नवीन वाली मृदा है, इसलिए इसको नवीन याद हो गया। अब सेकंड हो जाएगा कि पुरानी में पानी नहीं पहुंच पाता था और इसमें क्या हो रहा है, पानी पहुंच रहा है। यह जलोढ़ मृदा होने के कारण है बहुत ही उपजाऊ। हमने जब पहली वाली लाइन याद करे थे बांगर की, तो बांगर उपजाऊ नहीं होती है, और जबकि से खादर कैसी होती है, उपजाऊ होती है। फिर उसके बाद में है चौथा नंबर, तलछट का जमाव सब जगह एक सा नहीं मिलता है। जो तलछट का जमाव रहता है इसमें ये एक सा नहीं मिलता, कहीं कम ज़्यादा होता रहता है। इस मैदान में कई भौतिक लक्षण मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।